ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देख लो बेटा। इधर जो क्वेश्चन है वो बताए दे रहा हूँ, दो दो तीन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, इफ द मोलर मास ऑफ ए सॉल्ट इज 60 ग्राम पर मोल, मोल इनवर्स, देन 99.0 ग्राम of the salt is dissolved in 250 ग्राम of water, calculate the molality of the solution। कुछ समझ में आया क्वेश्चन? बेटा अगर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप दोबारा पढ़ें। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो कह रहा है इज द मोलर मास, मोलर मास मतलब होता है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ बेटा? इसका मतलब है सॉल्यूट है, सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो एम बी की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? एम बी की वैल्यू गिवन है 60 ग्राम पर मोल, देन 9.0 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजोल्व। 9.0 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व है। ठीक है, इसका मतलब है डब्ल्यू बी गिवन है 9 ग्राम डिजोल्व है इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी डब्ल्यू ए गिवन है 250 ग्राम। इसको हमें बेटा डब्ल्यू ए को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो बेटा। 250 अपॉन 1000 ये किलोग्राम में कितना आएगा? 1/4 किलो। कैलकुलेट क्या करनी है हमें? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इन ग्राम अपॉन एम बी इंटू वी टी। हाँ, क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए किस में लेना है बेटा? केजी में लेना है। समझ में आ गया? बस अब वैल्यू। अच्छा ये बताओ इसमें बेटा, हाँ बताओ बेटा। हैं? हाँ, B60 बेटा ये एमबी है। एमबी मोलर मास, मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर मास होता है। नहीं समझ में आया बेटा? हम मोलिकुलर वेट निकालते हैं ना, नहीं निकालते हैं? लेकिन अब हमें बताया तो गया नहीं है, बता दिया है सॉल्ट है, लेकिन क्या सॉल्ट को बताया कि कौन सा सॉल्ट डिजोल्व है? नहीं बताया ना, इसीलिए उसने मोलिकुलर वेट दे दिया है। नहीं हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सा सॉल्ट डिजोल्व है उसमें। अगर वो बता देता, नाम दे देता या फॉर्मूला दे देता तो हमें पता चल जाता कि ये सॉल्ट है, उससे हम उसका मोलिकुलर मास निकाल लेते। लेकिन उसमें तो गिवन नहीं है, इसीलिए इसमें उसने डायरेक्ट दे दिया है 60 ग्राम है। अब पता नहीं कौन सा हो सकता है। क्लियर हो गया? तो अब बेटा यहाँ इसकी वैल्यू बस पुट कर दो, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा, डब्ल्यू बी कितना है? 9 है, और एम बी कितना है? 60 है, इंटू डब्ल्यू ए कितना है बेटा? डब्ल्यू ए 1/4 है, तो 1/4। अब ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो 9/60 इंटू 4। क्लियर हो गया? अब देखो 4 से कितनी टाइम में जाएगा? 15 टाइम में बेटा जाएगा। तो 9 अपॉन क्या आ गया? 15 आ गया। तो 9/15, 15 से डिवाइड करो बेटा 9 को, कितना आ जाएगा? 0 ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? m इक्वल्स टू 0.6, और इसका यूनिट क्या होती है? ग्राम पर केजी। ठीक, समझ में आ गया? जल्दी से नोट करो आप। ये वाला नहीं हुआ था ना, तुम तो करे थे हो गया। इसको नोट करो जल्दी से आप लोग।
बेटा ये बताओ, बुक्स होंगी ना आपके घर में केमिस्ट्री की, पढ़ती हो? पढ़ लिया करो बेटा, हैं बुक्स किस लिए लिए हो? जो टॉपिक हो जाए, ठीक है बेटा, जो टॉपिक हो जाए बुक से उसको रीड करो, जो डाउट आए वो पूछो। हैं एनसीईआरटी में ये थोड़ी होंगे। नहीं, हमने जो दिए हैं तो वो लगाओ, बाकी बुक से पढ़ो आप लोग, ठीक है, बुक की थ्योरी रीड करो। क्या? अभी रॉल्स लॉ पढ़ाएंगे ना बेटा, क्यों परेशान? इसमें, हाँ आगे पढ़ो, उसमें है, एनसीईआरटी में सब होगा। तो बुक कौन सी एनसीईआरटी की है आपके पास? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम्म? नहीं, डिफरेंस थोड़ी होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, एनसीईआरटी ले लो। लेकिन मेन चीज क्या होता है ना, कि जब आप रेफरेंस बुक लेते हैं, रेफरेंस नहीं चलती आपके यहाँ स्कूल में, बढ़िया है, सही बता रहे हैं, बढ़िया है अगर रेफरेंस नहीं चल रही है। रेफरेंस बुक इसलिए ले लेनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो, आप लोग एक क्या हो गया? हम आपको भेज देते हैं, नहीं एक बुक बता रहे हैं ना, आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि एक आती है एम एस माथुर की बुक आती है, ठीक है, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल मिलेंगे, केवल न्यूमेरिकल मिलेंगे। इतनी पतली बुक आएगी आपको, मिल जाएगी, ठीक है, इतनी पतली बुक होगी। आप कह दीजिएगा एम एस माथुर की बुक दे दीजिए। तो जब आप एम एस माथुर की बुक लेंगे, बगल में एम एस माथुर की बुक लेंगे, तो वो सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, और उसमें प्रीवियस ईयर जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो भी इंक्लूडेड है। नोट हो गया? हम्म? किसमें? अरे अभी आएगा 78 डिग्री सेल्सियस है। और क्या? अरे ये इसके न्यूमेरिकल नहीं होंगे ना, उसके होंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। अच्छा, अरे होगा, वो टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं होता ना उसका। किस बुक में दिए? कौन सी बुक? राइटर का नाम क्या है? इस समय देखो अच्छी बुक है तो बालाजी की है ना, इसमें देखो तो बालाजी की बुक बढ़िया आ रही है। विद्या भी बढ़िया आती है, विद्या की बढ़िया बुक आती है, बालाजी की बढ़िया आती है। हो गया बेटा, नोट हो गया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो बेटा ये वाला देखो, कह 14.62 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे ना? क्यों बेटा, हो जाएगा? ठीक है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद ये है देखो, चलो इसको कर लो, इसको कर लोगे आप लोग? क्यों? अरे 20 ग्राम, ठीक है, हाँ तो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए 20% W/W K2CO3 सॉल्यूशन। कर लेंगे? हाँ आप बताओ क्या दिया है? बेटा इधर देखो, 20 ग्राम क्या दिया हुआ है, W/W। आप लोग W/W पढ़ चुके हैं, क्या है? क्या ये वेट परसेंटेज नहीं गिवन है? वेट परसेंटेज क्या होता है बेटा, बताओ? वेट परसेंटेज होता है W/P/W/T, यही होता है, इंटू 100। अरे परसेंटेज में निकालने के लिए 100 करते हैं ना बेटा। तो अब ये बताओ, W A कितना होगा? 20% होगा, वही तो दिया है ना, तो W A कितना है? 20% है। और W T कितना होगा बेटा? 100% होगा, होगा कि नहीं होगा? तो W B गिवन है ये, WB है ये ना, ये सॉल्ट गिवन है ना बेटा, ये मतलब K2CO3 इसमें क्या है, डिजोल्व है।
तो डब्ल्यू बी 20% है, डब्ल्यू टी 100% होगा, तो डब्ल्यू ए कितना होगा बेटा? 80% नहीं होगा? होगा। तो बेटा अगर हम 100% को 100 ग्राम लेट कर लें तो ये 20 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा। समझ में आ गया? अब तो हो जाएगा, नहीं होगा। अब हमें क्या चाहिए? डब्ल्यू बी मिल गया, डब्ल्यू ए मिल गया, और हमें एम बी चाहिए। तो एम बी हम कैसे, ये K2CO3 दिया तो है, दिया कि नहीं दिया? जल्दी से निकालो। क्यों बैठे हो बेटा? निकालो जल्दी से, कैलकुलेट कर लो। हम्म? बेटा इधर देखो, खुद से कोशिश किया करो। देखो मतलब इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इधर देखो, ये क्या दिया है बेटा? वेट परसेंटेज दिया है। ठीक है, क्या दिया है बेटा? वेट परसेंटेज गिवन है। तो वेट परसेंटेज बराबर क्या होता है बेटा? डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू बी इन ग्राम अपॉन डब्ल्यू टी। ठीक है, यही तो होता है ना बेटा? यानी टोटल सॉल्यूशन में से कितना हमारा सॉल्यूट है। तो यही बेटा, अगर ये 20% है बेटा, कितना है? 20% है। और तो ये टोटल कितना होगा? 100% होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमें तो डब्ल्यू ए चाहिए ना। तो डब्ल्यू ए कितना होगा? 100 में 20 लेस कर दोगे तो 80% होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर हम इसको ग्राम में कैलकुलेट कर लें तो ये अगर 100 ग्राम हो जाए, इसको लेट कर लो कि ये 100 ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा। हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा। ठीक। हाँ बेटा, 1000 से डिवाइड कर लो। क्लियर हो गया? अब आ जाएगा, कर लोगे ना अब? ठीक है, इसके बाद आगे देखो बेटा, ये कर लोगे आप लोग, ये तो हो जाएगा बेटा। 7.45 ग्राम ऑफ KCl इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन? तो ये आप लोग कर लेना। इसके बाद 18 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, डिजोल्व इन 250 ग्राम, ये भी हो जाएगा। ठीक। अब हम पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन बेटा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या है समझो इसको। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब समझो क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब समझ में आया क्या होता है? रेशियो किसी चीज की, है ना? दो नंबर हैं, उन दो नंबरों का रेशियो होता है जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। रेशियो इसमें किसमें निकालना है? रेशियो हमें निकालना है बेटा। सबसे पहले तो ये देखें कि जो ये मोल फ्रैक्शन है इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स क्या बेटा? ये ऐसे होता है, काई होता है इसको, ऐसे। ठीक है, काई का सिंबल होता है, लेकिन हम लोग बार बार इसको ना बना करके सीधे एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दैट इज क्लियर बेटा? फ्रैक्शन हमें किसका निकालना है? हम अभी तक जो कंसंट्रेशन निकालते रहे हैं यही तो निकालते रहे हैं कि टोटल में से सॉल्यूट कितना है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? यही तो निकाल रहे हैं ना बेटा इतनी देर से, कि टोटल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है। मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में यही निकाला है हमने कि टोटल में से, टोटल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है। और जितना ज़्यादा डिसॉल्व होगा उतना ही ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन होगी। अब हमें फ्रैक्शन में निकालना है बेटा। किस में निकालना है? फ्रैक्शन में, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब फ्रैक्शन क्या होता है? अगर दो चीज़ों का फ्रैक्शन है तो क्या उसका यूनिट होगा? यूनिट नहीं होगा, ये यूनिट लेस होती है। क्या होती है? हाँ, यूनिट लेस क्वांटिटी है ये हमारी। क्या? मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बेटा हमें ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, नंबर ऑफ मोल्स और अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। अब बेटा एक चीज याद रख, अब यही तो फ्रैक्शन हुआ ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी उस सॉल्यूशन में बेटा, जैसे हमें परसेंटेज निकालना होता है,
यानी अभी जैसे मान लो आपके 5000 का क्या हो एग्जाम, ठीक है। अब 5000 का एग्जाम हुआ, टोटल मार्क्स कितने हैं 5000। अब मैक्सिमम मार्क्स है ये बेटा, ठीक है। और जो हमारे मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, मान लो हमारे 350 मार्क्स आ गए, तो ये टोटल में से आए हुए हैं ना बेटा। कितने आए हुए हैं, टोटल मार्क्स में से 350 आए हुए हैं, तो यही तो फ्रैक्शन हुआ, नहीं हुआ। इसको अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज में आ जाता है कि इतना परसेंट हमारा टोटल में से 100% में से इतना परसेंट हमारा आ गया। क्लियर हुआ, नहीं आया, हो गया ना बेटा। तो अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये फ्रैक्शन है किसका, हमारे पास कितने नंबर आए हुए हैं और टोटल मार्क्स का, टोटल में से हमारे पास कितने हैं उस चीज का फ्रैक्शन है। तो हमारा जो मोल फ्रैक्शन होता है वही बताता है कि जो सॉल्यूट है, अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे और टोटल सॉल्यूशन कितना है उसी सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया, नीचे आ जाएगा। अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना है, तो सॉल्वेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर रहेगा और नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी को तो फ्रैक्शन कहेंगे, नहीं कहेंगे बेटा। समझ में आ गया, तो वही बेटा दिया है कि द रेशियो, अच्छा दो कंपोनेंट होंगे, जैसे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। हमारा पहला होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट हैं। अगर हमें सॉल्यूट का, बेटा इस सॉल्यूशन में दोनों के मोल होंगे कि नहीं होंगे, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के होंगे, सॉल्यूशन के, सॉल्यूट के होंगे और सॉल्वेंट के होंगे। अगर हमें इस सॉल्यूट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन नीचे। और अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर हो जाएगा और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन नीचे हो जाएगा। समझ में आ गया, यही होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो देखो बेटा, तो दो कंपोनेंट है हमारे, तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट मतलब दो कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट हो गया, या तो आप इस कंपोनेंट की जगह क्या ले लो, सॉल्यूट ले लो, और या तो हम क्या ले लें, सॉल्वेंट ले लें, ठीक है, या हम सॉल्वेंट ले सकते हैं। प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स of all the components present in the solution is called the mole fraction of that component। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है, नहीं बेटा, हाँ समझ में आ गया ना, कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। क्लियर हो गया, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अब इसके अगर हम फॉर्मूला की बात करें बेटा, देखो क्या हो जाएगा, एक पेज छोड़ा था यार, छूटा नहीं, देखो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो एक्स है, मोल फ्रैक्शन हमें किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, होगा बेटा, यही होगा। तो अगर हमें एक्स बी निकालना है, अब बेटा ध्यान से समझो, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल हम किस कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ, मोल कैसे निकालते हैं बेटा, बताओगे कोई, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स बी इक्वल्स टू, अभी अगर हम इसको देखें तो मोल्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा एन बी, क्योंकि सॉल्यूट के हैं, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा एन सी।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? क्या ये बात आपको समझ में आई? हो जाएगा। और ये बताओ, क्या हमारे पास एन टी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बेटा ये एन टी में क्या होगा? एन ए सॉल्वेंट के मोल और सॉल्यूट के मोल, दोनों के मोल को मिलाकर हमारे पास सॉल्यूशन के मोल आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं एक्स बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये भी हो सकता है हमारे पास। क्या क्लियर हुई? समझ में आ गया? अब बेटा ध्यान से देखो। हाँ, क्या हो गया बेटा? एन ए एन बी कहाँ? बेटा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा? बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों तो होंगे। तो एन टी की जगह हमने क्या रख दिया? इस एन टी की जगह हमने एन ए प्लस एन बी रखा है। दैट इज क्लियर? हाँ, अब बेटा अब ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम करते हैं एन इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। होता है कि नहीं होता है? यही होता है। क्लियर हुआ? यानी इसका मतलब है एन इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम हुआ। क्लियर हुआ? अब हम इसको पुट करें बेटा यहाँ पर। तो जब इसको पुट करेंगे तो एक्स बी इक्वल्स टू हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू एन बी की जगह क्या हो जाएगा बेटा? एन बी की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। नहीं समझ में आया? एन बी की जगह क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी हो जाएगा अपॉन एन टी की जगह क्या हो जाएगा बेटा? हम्म अरे बेटा एन टी की जगह हमारे पास ये नहीं है, तो इसी में तो रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी ए है ना, पहले डब्ल्यू ए वाला रख लो पहले। डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो हम ये भी तो कर सकते हैं इसको। समझ में आया? तो एक फॉर्मूला आपका ये भी आ सकता है और इससे हमारा ये भी। यूज आप दोनों भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। मेन हमें यूज करना है, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हम्म हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है एनबी और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब ये ए वाला। क्या बेटा? डब्ल्यू ए? अरे ये बेटा ये है ना, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब अगर हम किसके लिए निकालें? फॉर सॉल्वेंट। अगर यही हम निकाल लें फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। तो जब सॉल्वेंट के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? इसी में थोड़ा सा चेंज कर लो आप। तो क्या हो जाएगा? एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन टी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ठीक है, एक्स ए अपॉन एन टी। या फिर इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला कर लो। तो एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? और जब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सिर्फ यहाँ बस चेंजमेंट होगा, यानी डब्ल्यू ए अपॉन एम बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए अपॉन एम बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? आ गया ना बेटा? क्लियर है? ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। इसको नोट कर लो, ठीक है। बाकी डेफिनीशन उसमें लिखी है तो वो भेज देंगे, तो आप डेफिनीशन उससे नोट कर लेना। ठीक।
हो गया, नोट हो गया। हो गया। अब बेटा ये यूनिटलेस क्यों है, पता चल गया क्यों यूनिटलेस है? बेटा इधर देखो, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो मोल से मोल क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, लिख लेना, नोट करके लिख लेना, इट इज ऑल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी। लिख लो, इट इज ऑल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखो बेटा, अगर हम ये देखें बेटा, जो हमारा सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में अभी कितने कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है कि नहीं? बेटा अगर ये 100% हो, ठीक, और ये कितना हो, ये मान लो 20% हो, तो ये कितना होगा, 80% होगा कि नहीं होगा? तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक्स ए है और जो एक्स बी है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका हमेशा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ये ना तो 1 से ज्यादा हो सकता है और ना, बेटा 100% का मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है, नहीं होता है। 1 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो समझ में आ गया। तो 1 इक्वल्स टू 100% होता है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कितना आना चाहिए, 1। ना तो ये 1 से ज्यादा होगा और ना ही 1 से कम होगा। तो इसके जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आंसर चेक करने में आसानी हो जाएगी कि नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, तो दोनों को सम करेंगे तो एक आना चाहिए, और अगर एक आ रहा होगा तो आंसर सही है, अदरवाइज आंसर हमारा होगा कैसे। इधर देखो, इसको अगर हम प्रूफ करें बेटा, तो प्रूफ कैसे करेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या है, 1 है, कैसे प्रूफ करेंगे? देखो बेटा ध्यान से, एक्स ए की, एक्स ए हमारा क्या है बेटा, एक्स ए इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या होता है बेटा, हाँ, एन ए अपॉन एन टी होता है ना, होता है कि नहीं होता है? होता है। ये एक्स ए की वैल्यू है, बराबर एक्स ए, ठीक बेटा। और दूसरा क्या है, एन बी अपॉन एन टी इक्वल्स टू क्या है, एक्स बी है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर हो गई। हाँ, ये सॉल्वेंट के लिए है, ये सॉल्यूट के लिए है। क्लियर हुआ? अब ये बताओ बेटा कि अभी हमने कहा एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होना चाहिए, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखते हैं 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्स ए की वैल्यू कितनी है बेटा, एन ए अपॉन एन टी है, और प्लस एन बी की, एक्स बी की वैल्यू कितनी है, एन बी अपॉन एन टी है कि नहीं है बेटा? तो अब ये बताओ बेटा, एन टी का हम एलसीएम ले लेंगे,
तो बेटा अब दोनों सेम है ना, तो जब सेम होता है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। और अभी हम जानते हैं कि एन टी बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एन ए प्लस एन बी, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर रख दो, ऊपर हो जाएगा एन टी अपॉन, नीचे भी एन टी हो जाएगा, हो जाएगा। तो एन टी से एन टी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना, एन ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमने प्रूव भी कर दिया। समझ आ गया, नोट कर लो जल्दी। नोट हो गया बेटा। चलो एक क्वेश्चन लगाएं, तब हमें समझ में आए। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन लेते हैं। इसमें डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हैं बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, कह रहा है अ सॉल्यूशन कंटेन 3 मोल्स ऑफ ethyl alcohol and 9 moles of water, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। हमें दोनों के कंपोनेंट बताने हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन बताना है दोनों कंपोनेंट के। कह रहा अ सॉल्यूशन कंटेन 3 मोल, इथाइल एल्कोहल के हैं तो 3 मोल है, यानी इसका मतलब है बेटा एक चीज और याद रखना, वाटर हमेशा सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा, क्या होगा, वाटर। हाँ, तो बेटा ये हो जाएगा एन बी। एन बी कितना गिवन है बेटा, 3 मोल्स। गिवन है कि नहीं गिवन है, इसका है ये C2H5OH का है। हो गया, यही।
देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन कंटेन 3 मोल्स ऑफ, यानी मोल दिया है बेटा कितना है, 3 मोल है। इसके है बेटा C2H5 और OH। इसके बाद क्या दिया है बेटा, एंड 9 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर मतलब क्या है, Na, 9 मोल्स है, H2O। क्लियर हो गया। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, हमें दोनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। यानी अगर हमें बेटा X C2H5OH, देखो लिखने के दोनों तरीके हो सकते हैं, C2H5OH आप ऐसे लिख लें, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, XP। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सॉल्यूट ये भी है और सॉल्यूट ये भी है, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के दोनों तरीके। तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, NB अपॉन Na प्लस NB, क्या यही होगा, ये समझ में आ गया क्या होगा बेटा। ठीक है बेटा, इधर देखो ये हो गया, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये आ गया। अब बेटा NB की वैल्यू कितनी है, 3 है, Na की वैल्यू कितनी है, 9 है, और NB की वैल्यू कितनी है, 3 है। हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 3/12। आंसर कितना आएगा, 1/4। ये यूनिट तो होगी नहीं कोई, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। अब हम यहाँ से क्या निकाल लें, एक्स ए निकाल लें। तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, हो जाएगा। एन ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 9 है, अपॉन एन ए की वैल्यू 9 और प्लस एन बी की वैल्यू 3 है, तो कितना हो जाएगा, 9/12 हो जाएगा। तो एक्स ए इक्वल्स टू 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये आ गया बेटा। क्लियर हुआ। अब हम ये देखना है क्या ये आंसर सही है कि गलत है। तो बेटा अभी मैंने चेक करने के लिए बताया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। तो बेटा एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 3/4 प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 1/4। ठीक है, समझ में आ गया। 4 का एलसीएम ले लो बेटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1, क्या आ गया बेटा, 4/4 इक्वल्स टू 1 आ गया। इसका मतलब है कि जो हम ये हर बार करने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेट कर दिया है ताकि हमें पता चल सके कि आंसर सही आया है। तो इससे प्रूफ होता है कि हमने जो आंसर लगाए हैं ये हमारे जो मोल फ्रैक्शन है दोनों कंपोनेंट के, वो क्या आए हैं, सही आए। क्लियर हो गया। चलो नोट कर लो बेटा जल्दी से, एक क्वेश्चन और लगवाएं, बाकी के आप लोगों घर से कर लें। पानी गिर रहा है तो क्या चाहते हो, पढ़ाते रहें। ओके बेटा, क्लियर है, नोट हो गया, करो जल्दी करो। ठीक बेटा, एक क्वेश्चन और देखो बेटा, अब जरूरी नहीं है कि आपको हर बार नंबर ऑफ मोल्स दे, ठीक है, ग्राम में वैल्यू दे सकता है, तो एम बी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अभी बता रहे हैं, एक क्वेश्चन वैसा ही है,
ये बेटा देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, देखो करा ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 40 ग्राम ऑफ ethyl alcohol and 36 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ethyl alcohol एंड वाटर। यानी दोनों कंपोनेंट के हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है पहले ये देख ले बेटा। तो 40 ग्राम ऑफ ethyl alcohol, इसका बेटा देखो है तो ज्यादा ये है लेकिन कम ये है, लेकिन वाटर अभी बताया ऑलवेज इज सॉल्वेंट, यानी WA ही होगा। तो WB कितना गिवन है बेटा, WB गिवन है 46 ग्राम। क्या है बेटा, C2H5OH है कि नहीं है। फिर एक तरफ इसका लिख लो सॉल्वेंट वाला और एक तरफ सॉल्यूट वाला लिख लो, ठीक है। इस तरफ हम लिख लें WA। तो WA क्या है बेटा, WA हमारे पास कितना है 36 ग्राम H2O है। क्लियर हो गया। अब ये बताओ, अगर हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, WB का, तो हमें XB इक्वल टू लगाना पड़ेगा। XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB अपॉन NA प्लस NB, यही होगा फॉर्मूला। क्या हमारे पास N गिवन है, नहीं गिवन है, हमें N निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो ध्यान से, हमें MB की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, MB की जरूरत पड़ेगी। तो MB कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, MB हो गया इसका C2H5OH का, नहीं निकालेंगे MB, कैसे निकालेंगे बेटा, कार्बन का कितना होता है 12 है, कितने 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना हो बेटा 1 होता है, और कितने हाइड्रोजन है 5 और एक 6 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 16 हो जाएगा, कितना हो गया 46 आ जाएगा। इसका कितना आया बेटा, हाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं, ग्राम में वैल्यू दी है, तो हमें WB अपॉन MB से तो निकालना पड़ेगा ना। तो अब तो हमारे पास NB आ जाएगा ना बेटा, नहीं आ जाएगा। तो NB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, WB अपॉन MB। तो कितना हो गया बेटा 46 ये गिवन है और 46 ये है। तो NB की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई कि नहीं आ गई। अब हम इसमें देख लें बेटा, तो WA इक्वल टू 36 ग्राम दिया हुआ है, हम यहाँ भी MB कैलकुलेट कर लें। तो MB इक्वल टू कितना हो जाएगा H2O का 1 इंटू 2 प्लस 16, कितना हो गया बेटा 18 आ गया। कितना आ गया 18 आ गया, ठीक। तो अब हमें हाँ तो क्या NA कैलकुलेट करना है बेटा, NA क्या हो जाएगा WA अपॉन MA, ये MA होगा बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा WA कितना गिवन है 36 और MA कितना है 18, तो ये 2 आ जाएगा। कितना आ गया बेटा 2 आ गया, समझ में आ गया। अब हमें ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास सब कुछ है। NB कितना है बेटा 1 है, NA कितना है 2 है, प्लस 1 कितना आ गया 1/3। तो XB की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/3 आ गई। अब हमें यहाँ अगर XA निकालना है, तो XA इक्वल टू क्या हो जाएगा NA अपॉन NA प्लस NB, हो गया। NA कितना है बेटा NA अभी 2 कैलकुलेट किया है, अपॉन NA 2 हो जाएगा और प्लस 1, तो 2 अपॉन 3 आया समझ में। तो ये हमारी वैल्यू आ गई बेटा XA की, और ये वैल्यू है हमारी XB की। अब बताओ दोनों को ऐड करो, XA प्लस XB करो, क्या 1 आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्लियर हो गया, जल्दी से इसको नोट करो। हाँ MA हमने निकाल लिया है बेटा, ये MA, हाँ ये 46 आया। हाँ हाँ ये गिवन था ना, WB गिवन है और MB हमने कैलकुलेट किया है 46 आ गया मोलिकुलर वेट। तो हमारा NB इक्वल हो जाएगा WB अपॉन MB।
तो 46 से 46 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन बी इक्वल टू 1 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1 आ गए। नहीं बेटा, एन ए तो हम यहां से निकालेंगे ना। हाँ पूरा हो गया बेटा। ठीक है, वो क्लियर है बेटा।